गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर अब समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप अपने बुक्स लेके बैठे तो ज़्यादा बेटर है, साथ में नोट्स बनाते चलें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगर स्क्रीनशॉट भी लेना भूल जाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को, आप मेरी वेबसाइट से इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से PDF। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपका चैप्टर शुरू करते हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम है वह है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो बच्चों हम इसमें चीज समझते हैं वह समझते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो मैं डाल लेता हूं टर्म लाइफ स्पैन, ठीक है। तो देखेंगे लाइफ स्पैन आपका क्या होता है, व्हाट इज लाइफ स्पैन। देखिए क्या होता है लाइफ स्पैन, कि किसी भी वस्तु के, मतलब किसी भी आपके ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, जन्म से लेकर के उसके मरने तक के समय को। अब मरने का ये थोड़ी है कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया तो मतलब उसके जन्म से लेकर के अब तक का जो समय होगा वो लाइफ स्पैन होगा, नहीं। कब तक का, नेचुरल डेथ। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म लेने के बाद से जो उसकी नेचुरल डेथ होती है उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। जैसे पूछ कोई एक अंकल है जिनका बर्थ 2000 में तो अंकल नहीं होंगे, खैर सपोज मान लो किसी का 2000 में बर्थ हुआ है और नेचुरल डेथ उसकी सपोज करो 2060 में हो गई, तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, 60 ईयर्स है। समझ में आ गया सभी को। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं देखेंगे, ठीक है। तो इट इज द टाइम पीरियड, तो हम किससे डिफाइन करते हैं इसे, टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ, कब से लेकर के, बर्थ से लेकर के, फ्रॉम द बर्थ to the death of an organism, to the death of an organism। ठीक है। अब ये डेथ कैसी होनी चाहिए, वो भी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं नेचुरल डेथ। क्लियर है सभी को। इज नोन एज लाइफ स्पैन, इज नोन एज लाइफ स्पैन, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। क्लियर है सभी को। अब देखिए उसके बाद हम क्या समझते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म की आपको लाइफ स्पैन पूछ ली जा सकती है। तो पहले हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है। तो मैं डाल देता हूं लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म्स, कि कितनी भाई उम्र होती है कुछ ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे एलिफेंट की। एलिफेंट की लाइफ स्पैन जो होती है वो आपका 40 से 70 ईयर्स होती है। तो मैं डाल देता हूं एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी होती है, लगभग 40 से 70 ईयर्स, 40 टू 70 ईयर्स। क्लियर है आप सभी को। उसके बाद देखिए आपका रोज का जो प्लांट होता है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है। रोज का जो प्लांट होता है, तो मैं डाल लेता हूं रोज, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है आपकी 4 to 5 ईयर्स, ओके। ये आपका 7 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकता है, तो हम एवरेज ले लें तो 5 to 7 ईयर्स बैठेगा उसका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना, कि जो एलिफेंट की लाइफ स्पैन है वो कितनी है, 40 to 70 ईयर्स, रोज की 5 to 7 ईयर्स। ये एवरेज आपको लाइफ स्पैन बताई जाती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम समझते हैं डॉग की कितनी होगी, ठीक है। तो जो डॉग की एवरेज लाइफ स्पैन ली जाती है वो होती है आपकी 35 ईयर्स। कितनी, 35 ईयर्स। क्लियर है सभी को। उसके बाद जो हम समझते हैं बटरफ्लाई की, आपका क्रो की, ठीक है। तो बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है आपकी 1 to 2 वीक्स। ये सिर्फ आपका 1 से 2 हफ्ते तक ही जिंदा रहती है। जो आपकी बटरफ्लाईज होती हैं उनकी लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स तक ही होती है। उसके बाद देखिए जो आपका क्रो होता है वो सर्वाइव करता है 15 ईयर्स तक। क्रो 15 ईयर्स। क्लियर है सभी को। अब देखिए ये सभी आपको एनसीईआरटी के पेज पर आपको मिल जाएंगे आपको पीछे, ठीक है, लेकिन उसमें वो ब्लैंक भी गिवन है बहुत सारे, तो इसलिए मैं आपको ये कंप्लीट करके समझा दे रहा हूं। आप वहां पर मार्क कर सकते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है उसमें, आपका बनाना ट्री दिया है। बनाना ट्री की जो लाइफ स्पैन ली जाती है एवरेज, वो ली जाती है आपका 25 ईयर्स। क्लियर सभी को। तो बनाना ट्री की जो आपकी एवरेज लाइफ स्पैन है वह है 25 ईयर्स। इसके बाद देखिए हम किसकी देखते हैं, काऊ की, गाय माता की, ठीक है। गाय माता की जो आपकी लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, 22 ईयर्स। एवरेज उसकी जो लाइफ स्पैन ली जाती है वो 22 ईयर्स ली जाती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए पैरट की लाइफ स्पैन कितनी होती है। पैरट, तोता, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ज्यादा साल ये जी लेता है। पैरट
पैरट की जो लाइफ स्पेन होती है वो आपका होती है 100 to 150 ईयर्स। सोचो कितना जी लेता है पैरट, ठीक है। तो 100 to 150 ईयर्स, क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम समझते हैं वो आपका क्रोकोडाइल की कितनी होती है। मगरमच्छ आप जानते ही होंगे, ठीक है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है अराउंड 60 ईयर्स। कितना? 60 ईयर्स, 60 साल तक जी लेता है आपका क्रोकोडाइल ऑन एन एवरेज, ठीक है। इससे ज्यादा हो सकता है बट एवरेज जो है वो कितना है, 60 ईयर्स होता है क्रोकोडाइल का, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे हॉर्स, घोड़ा जो है वो कितने साल तक जी लेता है। इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो अराउंड 40 ईयर्स तक होती है गाइज। कितनी? 40 ईयर्स, 40 साल तक आपका जो हॉर्स है वो जिंदा रह सकता है, क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं हम, राइस प्लांट की बात करते हैं, तो लिख लेता हूं मैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई की हम डेज में बात करते हैं, ठीक है। तो ये अराउंड 40 to 50 डेज सर्वाइव कर लेती है। 40 to 50 डेज, 40 to 50 डेज, ठीक है। और आपका जो राइस प्लांट होता है वो 3 to 4 मंथ। आपको पता है जो आपकी फसल उगाई जाती है, जो गेहूं की होती है, आई मीन, या फिर आपका धान के जो चावल जो आप बोलते हैं राइस प्लांट, उसकी, ठीक है। तो राइस प्लांट वो कितनी होती है आपको पता है, 3 या 4 महीने तक उसकी फसल चलती है, राइस प्लांट, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ स्पेन है वो 3 to 5 मंथ, ओके। तो 3 to 5 मंथ्स, क्लियर है सभी को, आई होप। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम जानते हैं वो जानते हैं आपका टोर्टोइज के बारे में, ठीक है। टोर्टोइज के बारे में, ठीक है। टोर्टोइज की आपकी जो लाइफ स्पेन होती है वो अराउंड आपका जी सकता है आपका कहां तक, 100 से 150 ईयर्स तक, ठीक है। 100 से 150 साल कछुआ जी लेता है, 100 से 150 साल, ठीक है। तो ये आपकी टोर्टोइज की हो गई। उसके बाद देखिए आपका बेनियन ट्री आपका सबसे ज्यादा साल तक आपका सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अराउंड 200 to 300 ईयर्स वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो बेनियन ट्री, बेनियन ट्री, ठीक है, वो कितना सर्वाइव कर सकता है आपका, 200 to 300 ईयर्स, क्लियर है सभी को, 200 to 300 ईयर्स। आई होप आप सभी को लाइफ स्पेन क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की हैं, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल जो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है मैंने वो आपको लगभग ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं सभी, ठीक है। उसमें जो ब्लैंक दिए हैं मैंने वो भी आपके यहाँ पर भर दिए हैं, क्लियर है। तो आप सभी याद कर लेना, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ नीट एग्जामिनेशन। आई होप आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपका एक ड्रीम होगा जरूर, आई थिंक, जो नीट एग्जामिनेशन देने का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो आप इन्हें याद कर लें, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए हम समझते हैं, हमारे चैप्टर का नाम जब रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है बेटा आपका, ये एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने ही जैसे नवजात शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बेसिस पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, इन विच, जिसमें कि, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, गिव बर्थ to the individuals of their own kind, to the individuals of their own kind, individuals of their own kind, अपने ही जैसे हम नवजात शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है, of their own kind। क्लियर सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अब जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या पड़ गई हमें, क्यों हमारे लिए इतना जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है आखिरकार रिप्रोडक्शन की। तो हमारे नेक्स्ट हेडिंग जो बनती है वो यही बनती है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि आखिरकार जरूरत क्या है रिप्रोडक्शन की, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप सभी जानते ही हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो हेल्प करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज में, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो नहीं आ पाएंगी, जो हमारी स्पीसीज है, जो हमारी प्रजाति है वो आगे तक नहीं चल पाएगी, वो पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी रखने के लिए किसी भी स्पीसीज की रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट तो फिर इसमें क्या हो गया, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, किसी कंटिन्यूटी के लिए, स्पीसीज की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब उसके बाद देखिए जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, या फिर जिनके अंदर वेरिएशंस क्रिएट होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सर्वाइवल के। जैसे कि सपोज कीजिए एक जो बैक्टीरिया है जो कि आपका हॉट एनवायरनमेंट फेस कर सकता है, ठीक है, जिसके अंदर ये वेरिएशन है कि वो हीट में सर्वाइव कर सकता है। तो अगर सपोज करो ग्लोबल वार्मिंग हुई, पानी गर्म हो गया, तो वो उस पानी में भी रह लेगा, मतलब उसके वो चांसेस जो है सर्वाइवल के वो कहीं ना कहीं बढ़ गए, क्योंकि अंदर क्या है, उसके अंदर एक वेरिएशन था कि वो हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है। जिसके पास हीट रेजिस्टेंस है, क्या है, हीट रेजिस्टेंस, तो उसके पास एक वेरिएशन था हीट रेजिस्टेंस नाम का, तो वो आपका गर्म पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरीके से जो आपके वेरिएशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं सर्वाइवल को सपोर्ट करने में, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशंस, वो वेरिएशन को लीड करता है, ठीक है, विच सपोर्ट सर्वाइवल, जो कि सपोर्ट करते हैं किस चीज को, सपोर्ट्स सर्वाइवल। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए, अभी हमने बात की वेरिएशन की, अब ये जो वेरिएशंस होते हैं देखिए उसकी वजह से क्या होता है, न्यू स्पीसीज आपकी इवॉल्व होती हैं, मतलब ये आपके इवोल्यूशन में हेल्प भी करता है, रिप्रोडक्शन मतलब न्यू प्रजातियों के बनने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशंस, कंटिन्यूअस वेरिएशन थ्रू रिप्रोडक्शन, थ्रू रिप्रोडक्शन, किसके जरिए, रिप्रोडक्शन के जरिए, ठीक है, लीड्स टू इवोल्यूशन, किसके लिए लीड करते हैं वो, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, फॉर्मिंग न्यू स्पीसीज, फॉर्मिंग न्यू स्पीसीज, और हेल्प करते हैं हमें जनरेट क्या करने में, क्या, न्यू स्पीसीज। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं हम कि इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, उसके बेसिस पर जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने पर, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो मैं डाल देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, कि भाई उनमें दोनों पेरेंट्स में से कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में, ठीक है, पेरेंट्स इन्वॉल्व। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप, रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप। आप सभी जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं आप सभी लोग, 2 टाइप, ठीक है। तो जो उसमें फर्स्ट टाइप होता है वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो डिस्क्राइब करेंगे वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को करेंगे। सबसे पहले जो हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है सभी को। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हम देखिए लिखते हैं इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें कि इन विच सिंगल पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट की बात चल रही है, इन विच सिंगल पेरेंट इज कैपेबल, सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन। इसमें जो आपका एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट, वो समर्थ होता है ठीक है अपने जैसे ही नवजात शिशु को जन्म देने के लिए, ठीक है, कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है किस चीज का, गैमेट्स का। जैसे आप हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन के केस में मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं, प्रोडक्शन होता है उनका, इसमें नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें लिखते हैं वो यही लिखते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन और क्या, फ्यूजन, जो फ्यूजन होता है, ठीक है, डज नॉट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट, किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस, गैमेट डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक
प्लेस। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो खास बात है वो क्या है, कई बार आपसे डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है तो आपको पॉइंट्स में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए और क्या होता है इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में, ठीक है, वो जो है आपके एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की, बहुत ही कम, ना के बराबर उनमें वेरिएशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो या तो उन्हीं के हिस्से से, क्योंकि उसमें कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ, म्यूटेशन नहीं हुआ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बॉडी से ही बने हैं, सेम काइंड ऑफ सेल्स है उनके पास, इसीलिए वो रिजेंबल करते हैं कंप्लीटली अपने पेरेंट्स को। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं offsprings produced are exact copies, वो exact copies होते हैं, ठीक है, of their parents, वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इतना हो गया। अब देखिए जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, ठीक है, दोनों तरीके से सिमिलर होते हैं, मतलब उनका जो आउटर स्ट्रक्चर है और इनर जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, और जो उनका जेनेटिकली जो वो कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जस्ट सेम टू सेम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? उनके पेरेंट्स को। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं क्लोन। आपने देखा होगा, आप देखते हो कि मार्केट में बहुत सारे फोन्स के, शूज के क्लोन मिलते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल आइडेंटिकली उन्हीं के जैसे होते हैं, लेकिन उनके फीचर्स वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो आपका जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से होते हैं। तो मतलब जो एक उसके हूबहू जैसा सेम दिखाई देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लोन। तो क्लोन टर्म आपका हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही पढ़ते हैं, जैसे कि आपका आईफोन 12 वगैरह की जो कॉपीज वगैरह मिलती रहती हैं, एडिडास नाइक के शूज की वगैरह की, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कि क्लोन, भाई क्लोन है ये, ठीक है, तो डमी है या फिर, ठीक है, उसका तो सेम चीज। तो हम यहां पर मैं डाल लेता हूं क्लोन, ठीक है। तो आप याद रखना कि व्हाट इज क्लोन। क्लोन क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर नोन एज क्लोन। जो आपके मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, और जो जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म्स और यू कैन से इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स आर नोन एज क्लोन। क्लियर है? जो बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका क्लोन कहते हैं। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं सेल डिवीजन की। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स की ओर थोड़ा चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं आपका किस चीज़ की? सेल डिवीजन की, ठीक है। तो समझेंगे आपका कि सेल डिवीजन क्या होता है। क्लियर है? तो देखिए जो सेल डिवीजन है ये आपका जो मोनेरन्स होते हैं और जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें जो क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 और मोर डॉटर सेल्स में, जो कि ग्रो करते हैं इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका सेल डिवीजन। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट्स जो आपके ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इन किंगडम्स के, ठीक है, जो आगे आपके मोनेरा से या फिर आपके प्रोटिस्टा से जो बिलोंग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो जो है आपके डिवाइड करते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट, ठीक है, यहां लगा लो पहले इनमें, ठीक है। द पेरेंट सेल, उनमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स, वो क्या करता है? आपका डिवाइड कर जाता है, ठीक है, इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, 2 और मोर डॉटर सेल्स में, ठीक है, 2 और मोर डॉटर सेल्स which grow into a new individual, जो कि बाद में न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करते हैं। क्लियर है सभी को? उसको हम क्या बोलते हैं? आपका सेल डिवीजन इज नोन एज सेल डिवीजन, उसे हम बोलते हैं आपका सेल डिवीजन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो ये तो था हमारा किसके बारे में? आपका सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
चलिए देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे के आपके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं उनकी। क्लियर है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसके बाद जो हम पढ़ते हैं आपका, वो पढ़ते हैं फिजन के बारे में। आपने फिजन के बारे में सुना होगा। उसमें क्या होता है कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट करता है 2 या फिर मोर इक्वल हाफ्स में, मतलब इक्वल हाफ्स में उसका जो न्यूक्लियस है वो आपका स्प्लिट करता है। उसकी वजह से फिर जो सेल होता है, ठीक है, वो भी इक्वल पार्ट्स में आपका स्प्लिट कर जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फिजन। ठीक है, अब ये दो तरीके का होता है, बाइनरी और आपका मल्टीपल फिजन। तो चलिए फिजन के बारे में लिखना शुरू करते हैं पहले। ठीक है, तो मैं डाल लेता हूं फिजन। ठीक है, इसमें आपका फिजन में जब बताते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, इन दिस, इसमें न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर इक्वल डॉटर सेल्स, ठीक है, इक्वल डॉटर सेल्स में, जो कि बाद में न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करते हैं, उनमें ये बढ़ जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फिजन। अभी दो तरीके का होता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इसमें आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं बाइनरी फिजन किस में शो होता है, आपका अमीबा में। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं बाइनरी फिजन। अब देखिए बाइनरी फिजन में क्या होता है कि आपका जो पेरेंट सेल होता है इसमें वो सिर्फ 2 इक्वल हाफ्स में बंटना है। बाई मतलब 2। ठीक है, फिजन का प्रोसेस आपको पता है, स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस, और गिव राइज करता है न्यू इंडिविजुअल के लिए, जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं बाद में न्यू इंडिविजुअल में। इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। एग्जांपल्स होते हैं आपके इसमें अमीबा एंड पैरामीशियम। क्लियर है, चलिए लिखते हैं इसमें। ठीक है, इन दिस द पेरेंट सेल divides into two equal halves to give rise to new individual, एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया आई होप। अब उसके बाद देखिए जो हम इसके बाद बात करते हैं वो किसकी करते हैं, आपका मल्टीपल फिजन की। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं मल्टीपल फिजन। ठीक है, अभी तो आपका नॉर्मल बेसिक टर्म्स चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड चैप्टर में हम इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑलरेडी थर्ड चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो गाइज आपको मैं लास्ट में इसके में एंड स्क्रीन पर दे दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपको बहुत जल्दी डाल दूंगा। क्लियर है, अब देखिए मल्टीपल फिजन के बारे में जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं, इसमें क्या होता है, उसमें तो आपका जो पेरेंट सेल था वो 2 में इक्वल हाफ्स में बटा था, इसमें मोर देन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है बस। क्लियर है, तो इसमें हम लिखते हैं इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स, जो इसमें पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है। ठीक है, इनटू मोर देन टू इक्वल हाफ्स टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम में होता है, स्पोरोजोन्स में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोन्स एटसेट्रा। क्लियर है सभी को, आई होप समझ में आ गया होगा इतना सभी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम समझते हैं वो किसके बारे में समझते हैं गाइस, बडिंग के बारे में। किसके बारे में, बडिंग। ठीक है, तो मैं डाल लेता हूं बडिंग। ठीक है, अब देखिए बडिंग में क्या होता है कि ऊपर हम जो लिख रहे थे वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, ये आपका अनइक्वल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है। इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, और जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, इसमें तो क्या हुआ कि नॉर्मली हम देख रहे थे ऊपर वाले में, सपोज करो ये अमीबा है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रहा था कि ये तो आपका जस्ट स्प्लिट कर रहा था। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, इक्वल पार्ट्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो आपका इक्वल सेल डिवीजन, इसमें आपको नॉर्मली ये आपका डिटैच हो रहा था, और
वो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे पेरेंट सेल से। इसमें क्या होता है कि अनइक्वल सेल डिवीजन है और इसके अंदर ही पेरेंट सेल की बॉडी के अंदर ही जो डॉटर सेल है वो ग्रो करता है। जैसे कि हम बात करें अगर हाइड्रा की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डॉटर सेल है तो वो देखो इस तरीके से आपका हाइड्रा के बॉडी के अंदर ही ग्रो करता है। अब दिख रहा है आपको पेरेंट सेल कितना बड़ा है और डॉटर सेल कितना छोटा है, ठीक है। तो ये प्रोट्रूडेड बड की फॉर्म में ग्रो करता है पेरेंट सेल की बॉडी के अंदर ही, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इवेंचुअली इट गेट डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी एंड ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। वो अलग हो जाता है अपने पेरेंट सेल की बॉडी से और ग्रो करता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसी को बोलते हैं हम बडिंग। क्लियर है? तो चलो इसके बारे में लिखते हैं। अब देखिए, दिस इज अनइक्वल सेल डिवीजन। अनइक्वल सेल डिवीजन, अनइक्वल सेल डिवीजन होता है आपका, ठीक है, इन विच, जिसमें कि इन विच डॉटर सेल, इन विच डॉटर सेल जो कि आपका न्यू इंडिविजुअल होता है, ग्रो करने वाला डॉटर सेल, ग्रो करता है विद इन द बॉडी ऑफ पेरेंट सेल, विद इन द बॉडी ऑफ पेरेंट सेल। कहाँ पर? पेरेंट सेल की बॉडी में, बॉडी ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। एंड इवेंचुअली क्या हो जाता है? डिचार्ज हो जाता है, ठीक है। गेट सेपरेट हो जाता है उनसे, ठीक है। एंड ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं आपका? एग्जाम्पल हाइड्रा, यीस्ट एसेक्ट्रा, हाइड्रा, यीस्ट एटसेट्रा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि बडिंग भी क्या होता है। क्लियर है सभी को? उसके बाद देखिए जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं आपका स्पोर फॉर्मेशन की, ठीक है। तो मैं डाल लेता हूं स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आप जानते हैं कि जो अलगा होते हैं वो फंजाई जो होते हैं, ठीक है, वो आपका रिप्रोड्यूस करते हैं आपके स्पेशल आपके रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के जरिए, स्पेशल जो स्ट्रक्चर होते हैं रिप्रोडक्टिव उनके जरिए ग्रो करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसके बारे में, द ऑर्गेनिज्म्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड अलगा, किंगडम फंजाई एंड अलगा, जो फंजाई और अलगा किंगडम के ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड अलगा रिप्रोड्यूस करते हैं आपका, ठीक है, रिप्रोड्यूसेस थ्रू किसके जरिए? स्पेशल माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के जरिए वो ग्रो करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नोन एज स्पोर्स, जिनको क्या क्या कहते हैं? स्पोर्स, ठीक है। तो जो आपका स्पोर्स के जरिए जो आपका ग्रो करते हैं ये, ठीक है। और इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, नोन एज स्पोर्स। एंड दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन is known as spore formation। क्लियर है सभी को? इतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। ये आपका नॉर्मल स्मॉल जो आपकी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो स्पेशली जो इसमें बताया गया है वो बताया गया है आपको टाइप ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर कुछ एक यूनिक चीज समझाई गई है कि टाइप ऑफ स्पोर्ट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले हम डाल लेते हैं जू स्पोर्ट्स, ठीक है। जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं पहले ये जानेंगे। देखिए जो आपके माइक्रोस्कोपिक प्लस मोटाइल आपके स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके जू स्पोर्स, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल भी होते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। क्लियर है सभी को जू स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो हम इसके बाद जानते हैं वो जानते हैं एप्लेनोस्पोर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो होता है इसका एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके
माइक्रोस्कोपिक हैं बट नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बट नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया इतना। उसके बाद देखिए जो हम इसके बाद बात करते हैं वो आपका समझते हैं हिप्नोस्पोर्स के बारे में, ठीक है। तो हिप्नोस्पोर्स क्या होते हैं वो जानेंगे, ठीक है। हिप्नोस्पोर्स, ये जो स्पोर्स होते हैं ये जो होते हैं ये आपका हार्ड सरफेस होती है इनके बाहर, ये हार्ड सरफेस से कवर्ड होते हैं, ठीक है। दे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एंड हैव हार्ड कवरिंग अराउंड देम, इनके चारों ओर हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग अराउंड देम। क्लियर सभी को, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो हम इसके बाद बात करते हैं वो करते हैं कोनिडिया के बारे में। किसके बारे में? कोनिडिया। इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको इनको याद रखना है, यही आपको थोड़ा सा अलग मिला है, ठीक है अभी तक। बाकी सब तो आई होप आपने पहले भी समझ रखा होगा, ठीक है। अब देखिए कोनिडिया क्या होते हैं, ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ फंजाई, ठीक है। दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कोनिडिया क्या होते हैं आपके? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर समझाऊं तो देखिए किस तरीके के होते हैं कोनिडिया। आपने देखा होगा कि ये आपका हाथ टाइप का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो उस पर ये इस तरीके से होते हैं आपके, तो ये आपको दिख रहा है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने आपको बनाए हैं, ठीक है। ये आपका बियर करते हैं स्पोर्स को, किसको? स्पोर्स को। तो आप सपोज लीजिए ये हाथ का स्ट्रक्चर है मेरा इस साइड से, ठीक है, तो ये कोनिडिया कहलाते हैं और ये बियर करते हैं स्पोर्स, और जिनको कि हम बोलते हैं कोनिडियो स्पोर्स, ठीक है। तो दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन आउटर सरफेस ऑफ फंजाई, आउटर सरफेस किस पर? आउटर सरफेस पर, किस चीज की? फंजाई की, ऑफ फंजाई, ठीक है। विच बियर, जो कि बियर करते हैं, ठीक है, स्पोर्स, बियर्स स्पोर्स नोन एज कोनिडियोस्पोर्स। जो ये आपका स्पोर्स बियर करते हैं उन्हें बोलते हैं हम कोनिडियोस्पोर्स, नोन एज कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम पेनिसिली, ठीक है, पेनिसिलियम पेनिसिली। आपको पता है पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी वो इसी के द्वारा बनाई गई थी। क्लियर है? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम आपका कि स्पॉन्जेस जो होते हैं आपके वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं बेटा उनमें गैम्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गैम्यूल्स पाए जाते हैं। वो स्पेसिफिक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं स्पॉन्जेस के अंदर, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? आपका गैम्यूल्स, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं किस चीज़ के? स्पॉन्जेस के। तो हम डाल लेते हैं, देखिए गैम्यूल्स, ठीक है। तो गैम्यूल्स, आपको ये सारे टर्म्स याद रखने, ठीक है। ये स्पॉन्जेस में आपके स्पेसिफिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं दे आर स्पेसिफिक असेक्सुअल यूनिट्स, या स्पेसिफिक आपकी असेक्सुअल यूनिट्स हैं किस चीज़ के अंदर? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के अंदर। तो स्पॉन्जेस आपके किसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं? गैम्यूल्स के जरिए। क्लियर है? आपको याद रखना है कि जो आपके स्पॉन्जेस हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं गैम्यूल्स के जरिए। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और यू कैन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो मैं डाल लेता हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए आपके ग्रो किए जाते हैं। जैसे आपका रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू, किसके जरिए? थ्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किसके जरिए? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि आपका लाइक लीफ,
स्टेम और रूट एंड रूट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें भी आपका सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसे अस्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पढ़ते हैं। इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में, जिसके द्वारा आपके डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। राइजोम, सबसे पहले राइजोम के जरिए आपका जिंजर हुआ, ठीक है, टर्मरिक हुआ, ठीक है, ये सारे आपके किसके जरिए ग्रो करते हैं, आपका राइजोम के जरिए ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में आपका जिंजर, टर्मरिक, ठीक है, और किसके अंदर आपका ये पाया जा सकता है, बनाना के अंदर भी पाया जा सकता है। ठीक है, एंड बनाना एक्सेट्रा, ठीक है, बनाना एक्सेट्रा। तो आपको याद रखना है कि बनाना किसके जरिए आपका रिप्रोड्यूस करता है, राइजोम के जरिए वो रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए रनर। रनर क्या होता है, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो कि रन करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड और स्पेसिफिक जगह पर उसे टच करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं दे रन पैरेलल, दे रन पैरेलल, पैरेलल का सिंबल बना दिया है, समझ जाना, पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, टू द अर्थ सरफेस, और यू कैन से ग्राउंड सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है, एंड टचेज इट एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट प्लेसेस। तो उसे वो डिफरेंट प्लेसेस पर टच करता है और वहीं पे वो क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका, एग्जाम्पल के तौर पर आपको कॉमन ग्रास, कॉमन ग्रास, तो वो भी आपका अगर आपसे पूछा जाए कॉमन ग्रास किस तरीके से आपकी ग्रो करती है, तो आप बताएंगे रनर के थ्रू, कॉमन ग्रास। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिए जब हम कॉमन ग्रास के बाद जो डिस्कस करते हैं वो आपका ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर ये क्या होते हैं आपके, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रूट्स में, जैसे कि आपका पोटैटो आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो हम इसमें लिखते हैं देयर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन रूट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके जरिए आपका पोटैटो ग्रो करता है, स्ट्रक्चर इन रूट्स। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्यूबर। एग्जाम्पल के तौर पर आपका पोटैटो, ठीक है, पोटैटो आपका इसी के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए बल्ब। ठीक है, मैं डाल लेता हूं इसके बाद बल्ब, बुलबिल के नाम से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, लिखा हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बल्ब और बुलबिल एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए आपका बल्ब जो होता है ये ऑब्वियस सी बात है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ही होगा, ये भी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर वेयर प्लांट टचेज द ग्राउंड, कहां पर होता है, जहां पर क्या आपको जो प्लांट है वो टच करेगा किस चीज को, ग्राउंड को। ठीक है, प्लांट टचेज ग्राउंड। एग्जाम्पल ओनियन आपका, तो ओनियन तो देखा ही होगा आपने, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर कि आपका जो प्लांट होता है उसका वो टच करता है किस चीज को, ग्राउंड को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका ओनियन। ठीक है, उसके बाद देखिए और इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं आपका इसमें, लीफ बड। ठीक है, तो मैं डाल लेता हूं लीफ बड। लीफ बड क्या है, आपको जो मैच्योर लीव्स होती हैं, ठीक है, वो बियर करती हैं लीफलेट्स। ठीक है, जो कि न्यू इंडिविजुअल में बाद में डिटैच हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं लीफ बड। तो मैच्योर लीव्स, जो मैच्योर लीव्स होती हैं, ठीक है, हैव लीफलेट्स, उनके लीफलेट्स होते हैं उनमें। ठीक है, ऑन देयर एजेस, तो हम जो अभी पढ़ रहे थे जिनको कि हम लीफ बर्ड्स, इन लीफलेट्स को हम क्या बोलते हैं आपका, लीफ बर्ड्स। ठीक है, नोन एज लीफ बर्ड्स, वो लीफ बर्ड्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, विच गेट डिटैच, जो कि डिटैच हो जाते हैं उस लीफ से, विच गेट डिटैच एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और ग्रो करते हैं किसमें, न्यू इंडिविजुअल में, ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ब्रायोफाइलम। लीफ, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, लीफ बर्ड के बारे में भी, इसके बारे में देखिए जो हम समझते हैं वो समझते हैं किसके बारे में, आपका वाटर हाइसिंथ के बारे में। ठीक है,
मैं डाल देता हूँ वाटर। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है वाटर हायसिंथ के बारे में, ठीक है। तो वाटर हायसिंथ, अब इसके जो बारे में हम बताते हैं, ठीक है। इसको जो बायोलॉजिकल नेम दिया गया वो इकोनिया दिया गया, ठीक है, इकोनिया। ठीक है, अब कॉमनली नोन एज, ये आपको कॉमनली क्या कहलाता है वो भी आपको जान लेना चाहिए। कॉमनली नोन एज समुद्र शोक, इसे हम कॉमनली समुद्र शोक के नाम से जानते हैं, नोन एज समुद्र शोक, समुद्र शोक, ठीक है। अब ये क्या था, ये एक आपका प्लांट था, ठीक है, जो कि उसकी फास्ट ग्रोइंग स्पीड की वजह से और ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, विच इज इंट्रोड्यूस्ड in India due to fast growing capability, उसके अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो करने की क्षमता थी, ठीक है, ग्रोइंग कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आते थे आपके, तो हमें लालच ने यहाँ पर मार दिया, ठीक है, तो लालच में आ गए हम लोग और इसने हमारे साथ गलत कर दिया, धोखा कर दिया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो वाटर जो हायसिंथ था वो प्लांट था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी तेज ग्रो करने की वजह से, उसमें सुंदर फूल आते थे इस वजह से, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब क्या हुआ कि इसकी जो बहुत तेजी से ग्रो करने की वजह से ये क्या कर लिया कि जहां भी आपका स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी मिलता था वहां पर ही देखने को मिल जाता था, ठीक है, ड्यू टू विच it can be found everywhere in stagnant water, रुके हुए पानी में आपका कहीं भी पाया जा सकता था। क्लियर स्टूडेंट्स, स्टेगनेंट वाटर। अब इसकी वजह से देखिए क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन का लेवल था वाटर बॉडीज का वो कम हो गया, ड्यू टू विच O2 लेवल ऑफ वाटर बॉडीज डिक्रीज्ड, O2 लेवल of water bodies decreased, अब ऑब्वियस सी बात है, अब आपका वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, तो जो वाटर की जो स्पीसीज है, फिशेज वगैरह हैं, वो क्या करेंगे, मर जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू विच एक्वेटिक एनिमल्स डाई, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी वाले, एक्वेटिक एनिमल्स डाई, ठीक है। इट वॉज कंट्रोल डिफिकल्टली, इसको बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया गया था, डिफिकल्टली। और ये जैसे कि आपका बंगाल में सबसे ज़्यादा पहले इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पाया जाता था और इसलिए इसको टर्म दिया गया एज द टेरर ऑफ बंगाल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, तो आपको याद रखना है कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है। लगता तो ऐसा है SST जैसा टर्म है जो कि सोशल साइंस का हो, ठीक है, लेकिन ये बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, बायोलॉजी में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में करते हैं। तो हम अभी डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बिगिन करते हैं हम आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए डाल लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका दूसरा टाइप है, पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपका मोस्ट एडवांस आपका, ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज मोस्ट एडवांस्ड है, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। याद रखना, मैंने REPROD लिख दिया, ठीक है। ये आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स है और एडवांस्ड है, ठीक है। और हमें पता था हमारे सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, ठीक है, इसमें बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। इन दिस बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इन दिस बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड
फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व, फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व। क्लियर है सभी को? तो इसमें दोनों पेरेंट ही आपके इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें आपका प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस करता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गैमेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, उनका फ्यूजन भी होता है। ठीक है, इन दिस प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ, और क्या आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस, मेल एंड फीमेल गैमेट, किस चीज़ का? मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, वो टेक प्लेस करता है, टेक प्लेस वो आपका टेक प्लेस करता है। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? उसके बाद देखिए और क्या होता है, जो इसमें ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के, मतलब उनमें कुछ हद तक चेंजेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल, ठीक है, कंप्लीटली आपके आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, दे हैव चेंजेस नोन एज वेरिएशंस, दे हैव चेंजेस नोन एज वेरिएशन, उनके अंदर चेंजेस होते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं? आपका वेरिएशन। मतलब चेंजेस क्या है, वेरिएशंस क्या है? वो डिग्री जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं कुछ हद तक, कुछ एंगल या कुछ डिग्री। ठीक है, नोन एज वेरिएशंस। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? और क्या है देखिए, इतना समझ में आ गया आप सभी को? अब इसके बाद जो हम समझते हैं, देखिए वो फेसेस के बारे में समझते हैं। जो हमारी लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर 3 फेस होते हैं। ठीक है, आपका जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस एंड सेनेसेंट फेस। ठीक है, तो हम उन तीनों फेसों के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं डाल देता हूँ जुवेनाइल फेस, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो जुवेनाइल फेस के बारे में पढ़ते हैं, तो समझेंगे जुवेनाइल फेस क्या होता है। ठीक है, अब जो आपका फेस बर्थ के बाद होता है, जो ग्रोथ होती है, ठीक है, कब? बर्थ के बाद में और सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका जुवेनाइल फेस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ, किसके बाद? जन्म के बाद। ठीक है, एंड बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, और सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले। क्लियर है? वो आपको क्या कहलाता है? आपका जुवेनाइल फेस। आई होप आप सभी को क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए जो इसके बाद जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेस, जब ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है किस चीज के? रिप्रोड्यूसिंग के। ठीक है, उस फेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेस। ठीक है, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेस। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, और व्हेन दे अचीव सेक्सुअल मैच्योरिटी, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? आपका रिप्रोडक्टिव फेस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? उसके बाद देखिए जो हम तीसरा फेस होता है वो होता है सेनेसेंट फेस। ठीक है, तो वो देखेंगे सेनेसेंट फेस क्या होता है। ठीक है, सेनेसेंट फेस, तो आप सभी को ये फेसेस याद रखने हैं तीनों। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं आपको कि ये क्या होते हैं। सेनेसेंट फेस क्या होता है? देखिए, व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी लूजेस आवर सेक्सुअल मैच्योरिटी, और उस फेस को हम क्या बोलते हैं? आपका सेनेसेंट फेस। ठीक है, व्हेन वी ग्रो ओल्डर, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, ओल्डर, वी लूजेस सेक्सुअल मैच्योरिटी which is known as senescent phase, क्लियर है आप सभी को? उसके बाद देखिए इसके बाद जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं आपका कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो उनके डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब कि वो कब कब ग्रो करते हैं, कितने टाइम पीरियड तक सर्वाइव करते हैं, उसके बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर बच्चों? सर्वाइवल के आधार पर, कि भाई वो कितने टाइम तक आपका सर्वाइव करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप। जो प्लांट्स होते हैं आपके वो 3 तरह के होते हैं। आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरह के होते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे वो आपके 3 टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो होता है आपके एनुअल प्लांट्स। कौन से? एनुअल प्लांट्स। ठीक है, ये वो होते हैं जो आपके सर्वाइव करते हैं स्पेसिफिक सीजन में, डेफिनेट सीजन के लिए या फिर 1 साल के लिए। ठीक है, प्लांट्स विच सर्वाइव फॉर अ ईयर और डेफिनेट सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका जैसे कि आपका वीट हुआ, बार्ले हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल वीट, राइस, बार्ले एसेट्रा। क्लियर है? उसके बाद देखिए जो हम दूसरा टाइप होता है इनका, होता है आपका बाइनियल प्लांट्स। कौन सा होता है? बाइनियल प्लांट्स। सेकेंड वन इज योर बाइनियल प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो कि आपके 2 सीजन तक सर्वाइव करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका बाइनियल प्लांट्स। ठीक है, दोज प्लांट्स विच सर्वाइव फॉर 2 सीजन, दोज प्लांट्स विच सर्वाइव फॉर 2 सीजन, 2 सीजन तक आपका सर्वाइव करते हैं, उन्हें बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका शुगर केन एंड पाइनएप्पल। एग्जाम्पल आपका शुगर केन, पाइनएप्पल एसेट्रा। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट थिंग, उसके बाद हम क्या समझते हैं जो इनका तीसरा टाइप है। थर्ड टाइप जो होता है उसका वो होता है आपका पेरेनियल प्लांट्स। ठीक है, पेरेनियल प्लांट्स। अब पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं ये समझेंगे। ठीक है, पेरेनियल प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लाइफ टाइम तक सर्वाइव करते हैं, मतलब बहुत सालों तक। ठीक है, दोज प्लांट्स विच कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, दोज प्लांट्स विच कैन सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मैनी ईयर्स, बहुत साल तक। ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स। एग्जाम्पल आपका मैंगो, बेनियान एसेट्रा। एग्जाम्पल मैंगो, बेनियान ट्री। ठीक है, एसेट्रा। बेनियान की लाइफ साइकिल कितनी बताई थी हमने? लाइफ स्पेन आपका कितनी होती है? 200 से 300 साल। बेनियान ट्री एटसेट्रा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो प्लांट्स का डिवीजन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, कि भाई वो फ्लावरिंग जो उन पे जो फूल आता है वो कितनी बार आता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर भी हम प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी जानेंगे तो डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप। फ्लावरिंग के बेसिस पर भी प्लांट्स 2 तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के आधार पर। ठीक है, प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप। प्लांट्स 2 तरीके के होते हैं। आर ऑफ 2 टाइप। कितनी तरह के होते हैं? 2 तरीके के। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर मोनोकार्पिक। कौन से होते हैं? मोनोकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो कि आपका अपनी लाइफ स्पेन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फ्लावर को बियर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोकार्पिक। ठीक है, तो लिख लेते हैं दे बियर फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पर आपका देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका बैम्बू हो गया। बैम्बू, आपका जो बैम्बू का जो प्लांट होता है सिर्फ उस पर एक बार ही जो है फूल आता है। दूसरा आपका स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। ठीक है, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। क्लियर है? तो ये भी आपका जो प्लांट है सिर्फ बायोलॉजिकल नेम है इसका। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये भी सिर्फ आपका एक बार ही अपनी लाइफ स्पेन में फ्लावर बियर करता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका पॉलीकार्पिक। कौन सा होता है? पॉलीकार्पिक।
पॉलीकार्पिक मतलब जो अपनी लाइफ स्पेन में कई बार आपका फ्लावर्स बियर करते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीकार्पिक, ठीक है। दे बियर फ्लावर्स many times in their life span, क्लियर है। अब देखिए उसके बाद ये बहुत बार अपनी लाइफ स्पेन में फ्लावर बियर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका गुआवा, मैंगो एटसेट्रा। क्लियर है आप सभी को इतना। अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो आपका प्लांट्स का डिवीजन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सेस, ठीक है, कि उनमें जो सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, किसके आधार पर? सेक्सुअल ऑर्गन्स के आधार पर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आर प्लांट्स ऑफ टू टाइप, ठीक है, यू कैन से ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला आपका जो टाइप होता है वो होता है आपके यूनिसेक्सुअल। कौन से होते हैं? यूनिसेक्सुअल। देखेंगे यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, ठीक है। दे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और फीमेल, मेल या फीमेल में से एक ही होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है। अब ये जो होते हैं आपके, ये आपके मोनोसेक्सुअल और डाइसियस भी कहलाते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज मोनोसेक्सुअल एंड डाइसियस। मोनोसेक्सुअल और यू कैन से डाइसियस। किसके केस में? प्लांट्स के केस में कहलाता है डाइसियस, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, पपाया प्लांट भी आपका यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन से पपाया। अगर आप एक प्लांट लगाएंगे पपाया का, ठीक है, तो वो कभी भी फ्रूट बियर नहीं करेगा। ध्यान रखना, जहां भी आपका एक ही पपीते का पेड़ लगा हुआ होगा उस पर कभी फल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मोनोसेक्सुअल होता है। यू कैन से डाइसियस प्लांट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, इसी वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से आपका कभी भी पपीते के पेड़ पर, अकेले पेड़ पर जहां पर होगा उस पर फल नहीं आएगा। क्लियर है। इसके बाद दूसरा आपके बाइसेक्सुअल। कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं? जो कि जिनके पास की आपका दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, ठीक है। दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर है सभी को? इनके पास दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं कि बाइसेक्सुअल के केस में, तो ये आपका क्या कहलाते हैं वो भी देख लेते हैं पहले। दे आर ऑल्सो नोन एज होमोसेक्सुअल। इन्हें हम होमोसेक्सुअल भी कहते हैं, होमोसेक्सुअल एंड मोनोइसियस। प्लांट के केस में आया आपका मोनोइसियस भी कहलाते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल हिबिस्कस, मैरीगोल्ड एटसेट्रा, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं आपका इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं डाल लेता हूँ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से आपके इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। तो पहले जो हम बात करते हैं, बेसिकली हमने इन्हें 3 आपका इवेंट्स में डिवाइड किया है। पहला जो होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर है। तो अब अभी हम बात करने वाले हैं आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन
इवेंट्स। क्लियर है? अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में देखिए हम क्या समझते हैं वो समझेंगे। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में देखिए, इसमें जो क्या होता है कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उसमें वो खुद को प्रिपेयर करते हैं, यानी गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो इसमें फर्स्ट चीज जो आती है तो हम इसमें लिखते हैं इवेंट्स और प्रोसेसेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो कि आप टेक प्लेस करते हैं, टेक प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो आपका क्या कहलाते हैं? आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसमें जो आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस में हम क्या समझाते हैं? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो हम डाल देते हैं इसमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ये प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, किस चीज़ के? गैमेट्स के। ठीक है, गैमेट्स के प्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, मेल्स में स्पर्म किसके द्वारा? स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, फीमेल में ओवम किस चीज के द्वारा? आपका ओजेनेसिस के द्वारा। क्लियर है आप सभी को इतना? अब देखिए जो आपके गैमेट्स होते हैं ये वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आइसोगैमेट्स। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं गैमेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। गैमेट्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, इन 3 टाइप। वो आपको 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वाला जो है आपका आइसोगैमेट्स। कौन से? आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स कौन से होते हैं समझ लेंगे। देखिए वो गैमेट्स जो कि सेम साइज के होते हैं, ठीक है, हम इनको होमोगैमेट्स भी कहते हैं, वो आपके होते हैं आइसोगैमेट्स। ठीक है, तो समझ जाइए। तो दे आर ऑफ सेम साइज। जो गैमेट्स आपके सेम साइज के होते हैं वो आपके आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। दे आर ऑफ सेम साइज। क्लियर है? ऑल्सो नोन एज होमोगैमेट्स। ये आपके होमोगैमेट्स भी कहलाते हैं, होमोगैमेट्स। क्लियर है? आइसोगैमेट्स के बाद जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका एनिसोगैमेट्स। कौन सा होता है? एनिसोगैमेट्स। तो हम डाल लेते हैं एनिसोगैमेट्स। अब देखिए एनिसोगैमेट्स क्या होते हैं? वो गैमेट्स जो कि आपके डिफरेंट होते हैं साइज में। ठीक है, दे आर डिफरेंट इन साइज, दे आर डिफरेंट इन साइज। ये साइज में आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स। क्लियर सभी को इतना समझ में आ गया? उसके बाद देखिए जो थर्ड टाइप होता है इसका वो होता है आपका, थर्ड वन इज योर ओगैमस। कौन से होते हैं? ओगैमेट्स। ओगैमेट्स। ओगैमेट्स में देखिए क्या होता है, ये सेम साइज के होते हैं बट मेल वन इज मोटाइल, जैसे कि आपका ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। ठीक है, सेम साइज बट मेल इज मोटाइल। सेम साइज बट मेल इज मोटाइल। इसमें जो मेल होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। क्लियर है आप सभी कितना? चलिए आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसके बाद जो हम टर्म पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्लॉइडी। ठीक है, तो देखेंगे आपका कि प्लॉइडी क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम डाल लेते हैं टर्म प्लॉइडी। क्लियर है? तो समझते रहिएगा, बहुत इजी चैप्टर है आपका। ठीक है, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो हमें टर्म डालना है वो है आपका प्लॉइडी। कौन सा टर्म है? प्लॉइडी। ठीक है, प्लॉइडी क्या होता है? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, कि भाई जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो आपके कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम present in organism is known as its ploidy। is known as वो उसकी क्या कहलाती है? प्लॉइडी कहलाती है। is known as its ploidy, वो उसकी प्लॉइडी कहलाती है। क्लियर है? known as its ploidy, its ploidy। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये 2 तरीके की होती है आपका
ये कितने तरीके की होती है? 2 टाइप की। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके की होती है, ठीक है। अब कौन कौन से इसके टाइप हैं? पहला हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड वो होते हैं जो जिनके पास ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। दे कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दे कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनके पास सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब हैप्लॉइड के अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल के तौर पर आपका अलगा हुआ, ब्रायोफाइट्स हुए, एग्जांपल अलगा एंड ब्रायोफाइट्स, अलगा, ब्रायोफाइट्स। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हैप्लॉइड के बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका डिप्लॉइड। कौन से? डिप्लॉइड। अब देखिए डिप्लॉइड के केस में आपको क्या समझाया जाता है? ये कंटेन करते हैं आपका 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। दे कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दे कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बींग्स, एग्जाम्पल ह्यूमन, XY एंड XX, जानते हैं ना आप सभी, ये कंटेन करते हैं XX एंड XY सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो आपके कौन क्या कहलाते हैं? डिप्लॉइड कहलाते हैं। और जो सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स करते हैं जैसे अलगा और आपके ब्रायोफाइट, वो आपके हैप्लॉइड कहलाते हैं। अब देखिए जो हमने अभी हम पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर पढ़ रहे थे हम, पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो आपको होता है गैमेट ट्रांसफर। तो बी उसका टाइप अगर हम माने तो क्या हो गया हमारा? गैमेट ट्रांसफर। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। अब क्या होता है? जो प्रोड्यूस्ड गैमेट होते हैं वो रेडी होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो प्रोड्यूस्ड गैमेट्स आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए वो तो रेडी हैं, अब हमको पता है मेल वन इज मोटाइल एंड द फीमेल वन इज योर स्टेशनरी, ठीक है। मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट इज मोटाइल, वो चल सकता है, ठीक है। वेयर एज फीमेल इज स्टेशनरी, ठीक है। सो इसीलिए फीमेल गैमेट तक जाता है आपका मेल गैमेट ट्रेवल्स टू फीमेल गैमेट्स फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूजेस डिफरेंट मीडियम, दिस पर्पज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स यूज डिफरेंट मीडियम, अलग अलग जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में इंसेमिनेशन, प्लांट्स में आपका पॉलिनेशन, और जैसे कि आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, आपका अलगा हो गया, पिटेरिडोफाइट्स हो गए, वो वाटर मीडियम का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका अलगा, ब्रायोफाइट्स एंड पिटेरिडोफाइट्स जो हैं किसका यूज करते हैं? यूजेस वाटर एज मीडियम, ठीक है। प्लांट्स आपका वेक्टर्स का यूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब देखिए इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं इंसेमिनेशन की, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इंसेमिनेशन समझते हैं। इंसेमिनेशन क्या होता है? देखिए ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट और यू कैन से वजाइना, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट मतलब आपका स्पर्म, ठीक है, ये ह्यूमन के केस में होता है, ठीक है, इनटू फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट और यू कैन से वजाइना, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इंसेमिनेशन। क्लियर है? और उसके बाद देखिए प्लांट्स के केस में क्या होता है आपका? पॉलिनेशन। तो हम डाल लेते हैं पॉलिनेशन। आई होप पॉलिनेशन की आपको सभी को डेफिनेशन आती होगी। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, सॉरी यू कैन से ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a flower,
ठीक है, जो आपका फ्लावर के, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, किसका ट्रांसफर? पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये भी आपका दो तरीके का होता है, आपको पता ही होगा इस बारे में, ठीक है। जब आपका सेम प्लांट के फ्लावर्स में होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, जब दूसरे प्लांट्स के केस में होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अभी वो मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉलिनेशन तक हमने डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद जो हम आपका आता है वो आता है आपका फर्टिलाइजेशन। तो आपका पहला इवेंट क्या था? प्री इवेंट फर्टिलाइजेशन। दूसरा है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, किस चीज़ का? फ्यूजन का, ठीक है। किस चीज़ के? ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, वो आपका क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, ये और कुछ भी कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑल्सो नोन एज सिंगेमी, ठीक है, सिंगेमी। अब सिंगेमी में देखिए क्या होता है? सिन इज इक्वल टू, सिन का मतलब होता है आपका फ्यूजन, ठीक है, प्लस गैमेट, गैमी मतलब गैमेट्स, तो मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, ही क्या कहलाता है आपका? सिंगेमी। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं, जल्दी से लीजिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में। देखिए अभी हमने पढ़ा सिंगेमी। अभी जो सिंगेमी का जो प्रोसेस है वो दोनों आपका आउटसाइड द बॉडी भी और इनसाइड द बॉडी दोनों जगह टेक प्लेस करता है। उसी के बेसिस पर फर्टिलाइजेशन जो होता है आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं सिंगेमी occurs both outside and inside the body, आप सभी को पता है जो प्रोसेस होता है फ्यूजन का मेल एंड फीमेल गैमेट्स के, वो आउटसाइड द बॉडी भी होता है और इनसाइड द बॉडी भी होता है, ठीक है। द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है वो जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। जब आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी हो, ठीक है, फीमेल बॉडी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी के जो है वो बाहर हो, ठीक है, इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल के तौर पर किस किस में होता है? फिशेज में, एग्जाम्पल फिशेज एंड फ्रॉग्स, ठीक है। अब लेकिन जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके एडवांटेजेस के भी हम डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस इसके, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए इसके डिसएडवांटेजेस में जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो ये बताते हैं आपको कि आपको पता है जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर हो रहा है, तो जो आपका ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, गैमेट्स हैं, उनको जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खा लेते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी ईटन बाय द प्रीडेटर्स, तो हम इसमें लिखते हैं गैमेट्स कैन बी ईटन बाय प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स, क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखिए साथ में क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में वो लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्जर अमाउंट्स,
इन लार्जर अमाउंट। अब इससे क्या दिक्कत है भाई, लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ठीक है, उनके लिए न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए होता है, दे रिक्वायर लार्ज न्यूट्रिशन, ठीक है, लार्जर अमाउंट एंड नीड हाई न्यूट्रिशन, उसे हाई न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो भाई किस किस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आपका एम्फीबियन या फिर आपका एक्वाटिक एनिमल, तो इस वजह से भी आपका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है उसका। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो जाइगोट होता है उसे वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। डेवलपिंग जाइगोट हैव टू फेस उसे फेस करनी पड़ती हैं, हैव टू फेस वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसे बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस आपकी फेस करनी पड़ती हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया आई होप। अब इसके बाद हम जो हम पढ़ते हैं वो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है उसे हम बोलते हैं आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, इस कॉल नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइए, ठीक है, वो आपका क्या हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद देखिए हमारा क्या हो गया, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिए, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। इसके बाद कौन सा आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कौन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीसरा जो आपका आते हैं वो होते हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब समझेंगे कि आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए जो आपके प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और इवन से जाइगोट, इन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है, आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। क्लियर है, इसके बाद हम जो डिफाइन करते हैं वो जाइगोट को डिफाइन करते हैं कि वो जाइगोट क्या होता है, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट होता है किस चीज का, फर्टिलाइजेशन का। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन का रिजल्टेंट होता है जो कि बाद में ग्रो करता है इनटू अ इंडिविजुअल विच ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, जो कि बाद में आपका न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। एंड कन्फर्म्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, और स्पीसीज की कंटिन्यूटी को कंफर्म करता है, ठीक है। एंड कन्फर्म्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, क्लियर है सभी को, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका जाइगोट जो है वो डेवलप करता है किसमें, आपका एम्ब्रियो में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, ठीक है, किस चीज़ के, ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। क्लियर सभी को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हम पढ़ते हैं ये आपका 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स आपके इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, एंड दूसरा आपका सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो हम समझते हैं वो समझते हैं आपका ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें आपका एक टर्म जो आएगा वो आपको याद रखना है, ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। ओवी आपको याद रखना, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ओविपेरस की वीवीपेरस में, वीवीपेरस की ओविपेरस में लिख देते हैं डेफिनेशन। तो ओ मतलब अंडा, एग, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो एग लेइंग एनिमल्स आर नोन एज
ओविपेरस, एनिमल्स आर नोन एज ओविपेरस, वो आपके ओविपेरस कहलाते हैं। क्लियर है। अब ये जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल स्नेक्स, बर्ड्स, एग्जाम्पल स्नेक्स, बर्ड्स एसेट्रा, बर्ड्स एसेट्रा। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, ठीक है, कि देयर एग, जो इनके अंडा होता है, ठीक है, उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेयर होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आपका कैलकेरियस शेल बोलते हैं। ठीक है, देयर एग हैव हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, हैव हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर और कवरिंग, प्रोटेक्टिव लेयर या फिर यू कैन से कवरिंग, नोन एज, जिसको कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, वन वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, नोन एज कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस सेल। तो आपको याद रखना है व्हाट इज कैलकेरियस शेल। ये आपकी हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आउटसाइड द, मतलब जो एग की जो बाहर वाली कवरिंग होती है आप देखिए होगे, ठीक है, उसे बोलते हैं कैलकेरियस सेल, जो कि उसको वेरियस एनवायरमेंटल फीचर से प्रोटेक्ट करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। चलिए इसके बाद जो हम देख पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका विविपेरस एनिमल्स के बारे में। ठीक है, कि विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है जब ओविपेरस एग लेइंग एनिमल्स हैं तो आपके विविपेरस कौन से होंगे, जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस। ठीक है, विविपेरस कौन से होते हैं, विच गिव वन टू बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, दोज एनिमल्स which give birth to young ones, give birth to young ones। एग्जाम्पल आपका कौन सा हो सकता है इसमें, ठीक है, मैमल्स, एग्जाम्पल आपका मैमल्स। ठीक है, मैमल्स सभी जो होते हैं वो यंग वंस को ही जन्म देते हैं। क्लियर है इतना सभी को। अब देखिए इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म है वह है आपका पार्थिनोजेनेसिस। तो आप सभी को बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, पता नहीं होता है, तो याद ध्यान से समझिएगा इसे। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि इसमें जो फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, विदाउट फ्यूजन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो हम लिखते हैं इसमें समटाइम्स फीमेल गैमेट प्रोड्यूस, फीमेल गैमेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल को, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन is known as fertilization is known as parthenogenesis, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका हनी बी के अंदर आपका जो फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हनी बी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आपका टर्की, ठीक है, बनाना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एटसेट्रा। इसके बाद देखिए जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं आपका डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर की क्या चीज़ किस चीज़ में डेवलप होती है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ये क्या हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, ये जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सीड में। किस चीज़ में, सीड में, आपके जो फ्रूट होता है उसके सीड में। और जो ओवरी है, ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, जो फ्लैशी पार्ट है फ्रूट का उस चीज़ में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम देखें, अगर सपोज करो ये आपका फ्रूट है, ये इसका सीड है, ठीक है, ये उसके सीड्स हैं, तो ये हमने लिख लिया सीड्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, ऑब्वियसली बात है, ये क्या होते हैं आपके ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका फ्लैशी पार्ट है फ्रूट का, ये फ्लैशी पार्ट है इसका, ठीक है, वो होता है आपका ओवरी। ठीक है, और जो फ्रूट की एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसे बोलते हैं बेटा पेरिकार्प। क्या कहते हैं उसे हम, पेरिकार्प। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या, योर ओव्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू सीड, और सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड ओवरी, और जो ओवरी होती है कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट
ऑफ फ्रूट, फ्लैशी पार्ट में फ्रूट के, ठीक है। एंड इट्स आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, इट्स आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जो उसकी बाहर की हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी, इज नोन एज पेरिकार्प, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो याद रखना है आपको कि आपका पेरिकार्प क्या होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, सो फाइनली वी डिड इट गाइज। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारे, आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकता है, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर डायरेक्ट मैसेज करके, हमें फॉलो करके डायरेक्टली नोट्स ले सकता है। और साथ के साथ वेबसाइट की लिंक भी है, आप वहाँ से डायरेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो इसकी PDF। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, खासतौर से उन स्टूडेंट्स को शेयर करें जो कि आपका कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हमारे इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने में हमारी मदद करें, ठीक है गाइज। और सब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।